ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन का जो तीसरा लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो लेक्चर है ये डिमांड फोरकास्टिंग पे दो डिफरेंट वीडियोस पे ये लेक्चर डिवाइड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अब इसके अंदर दो तीन बातें मैं पहले आपसे डिस्कस कर लूँ कि ये जो वीडियोस हमारी आती जा रही हैं, तकरीबन रोज़ एक नई वीडियोस हमारी जो है ना वो चैनल पे अपलोड हो रही है। तो आपको न्यू वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ सके तो इसके लिए आप ये जो चैनल है एकेडमिक गुरु, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ताकि आप के पास जो भी इस कोर्स को समझना चाह रहा है या जो भी इस कोर्स को करना चाह रहा है उसके पास जो है वो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आ सके। ठीक है, तो लिहाजा अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम टेक्निकल साइड पे तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम डिमांड फोरकास्टिंग है। और चलिए आइए अब लेक्चर का हम आगाज करते हैं। सो अब टॉपिक हमारे पास है डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है जी, तो डिमांड क्या होती है और फिर फोरकास्टिंग क्या होती है, पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, एक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है कि नीड, वांट एंड डिमांड, तीन डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं। ज़रूरत, चाहत और तलब, ये तीन टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं ना। अब होगा क्या, इसकी मिसाल मैं अक्सर ऐसे देता हूँ कि अगर आपको भूख लग रही है और आप तीन दोस्त कहीं पे बैठे हैं और आप लोगों को भूख लग रही है, आप लोग खाने के लिए कहीं पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में चले गए आप। तो रेस्टोरेंट के दरवाजे से जब आप अंदर दाखिल हुए थे ना, तो उस टाइम पे नीड जो थी वो सबकी सेम थी। और जैसे ही आप अंदर दाखिल हुए तो अंदर जाके बैठ गए, वहाँ पे जाके अब वेटर को बोला कि यार मेन्यू कार्ड ले आओ। जब वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आया ना तो उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स लिखे हुए थे। तो जब डिफरेंट आइटम्स सबने दो तीन दोस्तों ने देखे तो किसी ने बोला यार मेरा ये खाने का मूड हो रहा है, मिसाल के तौर पर किसी का फास्ट फूड का मूड हो रहा होगा, किसी का बारबेक्यू का, या किसी का कोई और आइटम का मूड हो रहा होगा। तो यहाँ पे जब एंटर हुए तो नीड सबकी सेम थी, तीनों किसकी किसकी जरूरत थी खाने की। और जब मेन्यू कार्ड देखा तो सबकी वांट्स अलग अलग हो गई, हर बंदा खाना अलग अलग चीज चाह रहा है, लेकिन सबको लग भूख रही है, नीड सबकी क्या है, फूड। लेकिन हर कोई बंदा अलग अलग चीज खाना चाह रहा है, ये क्या है, वांट है। अब हर किस्म की चीज हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अब बंदा आगे प्राइस भी देखेगा कि यार ये मैं खाना तो चाह रहा हूँ, क्या मेरी जेब में इतने पैसे भी हैं कि मैं खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता। इस मकसद के लिए अब वो ये देखेगा कि यार आगे उसके प्राइसेस कितने। जब वो प्राइसेस सामने देख लेगा और मैं समझेगा कि यार मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, तो फिर वेटर को बुला के ऑर्डर प्लेस करेगा। तो डिमांड पता है कब जनरेट हुई? डिमांड उस वक्त जनरेट हुई जब आपने वेटर को बुला के ऑर्डर प्लेस कर दिया, उस टाइम पे डिमांड जनरेट हुई। तो अब इस पूरे सिनेरियो से हमें क्या बात समझ में आती है कि डिमांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वांट एंड परचेजिंग पावर। आप खरीदना चाहते हो और खरीदने की इस्तात रखते हो, आपके पास इतनी पावर हो, परचेजिंग पावर हो कि आप वो खरीद सकते हो। एक बंदा जो एक चीज खरीदना चाहता है और उसके पास उसको खरीदने के लिए पैसे भी होते हैं, तो फिर वो बंदा खरीदता है। तो ये तो हो गई बात डिमांड की। तो और डिमांड फोरकास्ट का क्या मतलब होता है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आप आज मौजूद हैं और आप आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्ट क्या कहता है कि यार हम कल जो है वो बारिश होने के क्या हैं, इम्कानात हैं, और कल जो है इतना दर्जा हरारत हो सकता है। तो डिमांड फोरकास्ट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे अभी जो है 2022 चल रहा है और आप 2023 की डिमांड को आप प्रेडिक्ट करें आज ही कि 2023 में हमारी सेल कितनी होगी। तो क्यों प्रेडिक्ट करेंगे? क्योंकि देखिए जी, सप्लाई चेन और ऑपरेशंस के जितने भी एलिमेंट हैं, आप बात कर लें कैपेसिटी की, आप बात कर लें जी इन्वेंट्री की, आप बात कर लें एग्रीगेट प्लानिंग की, प्रोडक्शन प्लानिंग की, सब के सब
डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ डिमांड के ऊपर। डिमांड कितनी है उसी हिसाब से इन्वेंट्री भी रखी जाएगी, उसी हिसाब से लेबर प्लानिंग की जाएगी, उसी हिसाब से प्रोडक्शन प्लानिंग की जाएगी, उसी हिसाब से और सप्लाई चेन के तमाम कंपोनेंट्स को आप प्लान करते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और क्या बात इसमें हो सकती है कि क्यों डिमांड, कब डिमांड किस वजह से चेंज होती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द डिमांड क्या क्या चीजें इंक्लूड करती हैं इसमें जी पहली तो बात आती है ट्रेंड। अब अक्सर चीज का ट्रेंड जो है वो मार्केट में चल पड़ता है, वो ट्रेंड आ जाता है तो वो जो है ना जस्ट लाइक के कोई एक नया फैशन कोई मार्केट में आ जाता है तो उसका ट्रेंड चल पड़ता है, हर बंदा उस फैशन को फॉलो करना शुरू कर देता है, तो वो ट्रेंड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अप जाता है और अपना पीक पीरियड पूरा करके वो वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड वेरिएशन। सीजनैलिटी, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ज्यादा बिकती हैं। मिसाल के तौर पर गर्मियों में एसी ज्यादा बिकेगा, सर्दियों में हीटर ज्यादा बिकेगा। गर्मियों में आप अलग किस्म के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, सर्दियों में आप मोटे कपड़े पहनना पसंद करेंगे। तो ये सीजनलिटी क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर सीजन जो है वो डिमांड को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, जब रमजान का महीना आता है तो ग्रोसरी आइटम्स की डिमांड ऊपर चली जाती है। जो भी हमारे पास ग्रोसरी आइटम्स हैं, जो किचन के जितने भी आइटम्स होते हैं उनकी डिमांड ऊपर चली जाती है, खाने पीने के जितने आइटम्स हैं उनकी डिमांड ऊपर चली जाती है। तो ये भी रमजान का एक सीजन है। सीजन पैटर्न को हम डिमांड में कैसे फोरकास्ट करते हैं ये भी हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। और बाकायदा अच्छा, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिमांड फोरकास्ट करना सीखेंगे और डिफरेंट टेक्निक से सीखेंगे। कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे और फिर उस पर्टिकुलर डेटा सेट को हम सॉफ्टवेयर पे ले आके सॉफ्टवेयर से भी वो काम करना हम सीखेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये 2 से 3 वीडियो पे हो सकता है कि ये हमें लेके जाना पड़े, क्योंकि अगर हम एक ही लेक्चर में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। रैंडम वेरिएशन, रैंडम वेरिएशन किसे कहते हैं। रैंडम वेरिएशन कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से रैंडमली डिमांड क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यार डॉलर का रेट चेंज हो रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, तो उसकी वजह से डिमांड में वेरिएशन आ रही है। और या अगर आप ये कहते हैं कि जी इकोनॉमिक पैरामीटर, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से डिमांड के अंदर क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है, तो वो भी इसमें रैंडम वेरिएशन में आ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट क्या तय करता है ये भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा। ये सारी चीजें रैंडम वेरिएशन में आती हैं। द नेक्स्ट वन इज द साइकिल। साइकिल किसे कहते हैं, वो आपने शायद मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा हो तो उसमें एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। एक डायग्राम बनती है, पहले इंट्रोडक्शन की स्टेज पे होती है प्रोडक्ट, फिर जो है वो ग्रोथ स्टेज पे, फिर मेच्योरिटी पे और फिर फाइनली डिक्लाइनिंग पे आ जाती है। अब जो स्टेज डिक्लाइनिंग पे होगी जो प्रोडक्ट, उसकी जाहिर सी बात है डिमांड कम हो रही होगी। जो आपके पास ग्रोथ स्टेज पे होगी उसकी रैपिडली डिमांड बढ़ रही होगी। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट जो है कौन से लाइफ साइकिल पे इस वक्त लाई करती है, ठीक है। इसके ऊपर हमने बात कर ली है। ओके जी, डिमांड फोरकास्ट एरर। देखिए जी, एक चीज है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर तक हम एग्जैक्टली पहुंच नहीं सकते। आज जो हो रहा है वो हमारे सामने है, फ्यूचर में क्या होगा वो हमारे सामने नहीं है। हम फ्यूचर की जजमेंट कर सकते हैं लेकिन वहां तक एग्जैक्टली नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये हो गया कि फोरकास्ट गलत भी हो सकती है, फोरकास्ट में एरर हो सकता है। ये हो सकता है कि मेरे लिए आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो या फोरकास्टिंग करते हुए आपने बहुत सारे पैरामीटर्स को मिस कर दिया हो, तो फोरकास्ट में एरर हो सकता है। तो जब भी हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं तो आप उसके हिसाब से प्रोडक्शन प्लानिंग भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसमें मार्जिनल ऑफ एरर को कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर डिमांड के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई तो आपके बाकी सप्लाई चेन के सारे फैक्टर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मार्जिन ऑफ एरर जो है वो आपको कंसिडरेशन में लाना पड़ता है जब भी आप डिमांड को क्या कर रहे होते हैं, फोरकास्ट कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो अब आप सेफ्टी स्टॉक किसे कहते हैं? हम सप्लाई चेन के अंदर सेफ्टी स्टॉक के हर बंदा डिमांड से अपने पास थोड़ा सा ज्यादा स्टॉक रखता है। मिसाल के तौर पे एक घर के बाहर एक रिटेल शॉप वाला है, वो ये कहता है कि यार मेरे 500 यूनिट बचते हैं महीने में, तो अपने पास 600 यूनिट का स्टॉक रख लेता है। अब वो डिमांड किसके पास ट्रांसफर करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर के पास ट्रांसफर करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर समझ रहा है कि यार मेरे पास जो है ना 600 की डिमांड आ रही है, तो अपने पास 700 का स्टॉक रखेगा। मैन्युफैक्चरर के पास जब डिमांड गई तो 700 की गई, मैन्युफैक्चरर ये समझ रहा है कि यार डिमांड कितनी है? 700 की है, लेकिन तो अपने पास वो जो प्रोडक्शन प्लानिंग में वो हो सकता है 900 यूनिट की प्रोडक्शन प्लान कर ले, 200 यूनिट अपने पास सेफ्टी स्टॉक रखेगा। तो ये जो सेफ्टी स्टॉक है, इसी की वजह से फिर क्या होता है, अब मैन्युफैक्चरर तो ये समझ रहा है कि जो है ना हमारे पास एंड लेवल पे डिमांड कितनी थी? 900 की थी, लेकिन एक्चुअल डिमांड 500 की थी, जो कि एंटिसिपेटेड बढ़ते बढ़ते कहाँ मूव कर गई? 900 पे मूव कर गई। इसको हम सप्लाई चेन की लैंग्वेज में हम बुलविप इफेक्ट भी कहते हैं। एंटिसिपेटेड अपस्ट्रीम साइड पे जो सप्लाई चेन में डिमांड इंक्रीज करती जाती है, उसी को हम जो है बुलविप इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? फोरकास्ट एरर। ओके जी। प्रिंसिपल फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में भी रॉन्ग, फोरकास्टिंग हो सकती है रॉन्ग। फोरकास्ट जब भी आप करेंगे, तो मैंने जैसे पहले बात की कि हमेशा एरर का एस्टीमेट भी आप करेंगे और उसको बाकी प्लानिंग के अंदर आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, इसके कोई 3 से 4 वेरिएंट है। ब्लैक भी आता है, ब्लू भी आता है, ग्रीन भी आता है। अगर लक्स साबुन की बात करते हैं तो उसके भी 3 से 4 वेरिएंट्स हैं। अब डिमांड फोरकास्ट करनी है, तो डिमांड फोरकास्ट जो है पूरी प्रोडक्ट फैमिली की जाएगी, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की जाएगी, सिंगल सिंगल आइटम की नहीं की जाएगी। सिंगल सिंगल आइटम की अगर करेंगे तो वहां पे एरर के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ये जो हमें पास स्ट्रेटेजी है कि सिंगल सिंगल आइटम को हम फोरकास्ट ना करें, ग्रुप को फोरकास्ट करें। बहुत लंबे पीरियड के लिए फोरकास्ट ना करें, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करें। नियर टर्म फोरकास्ट मोर एक्यूरेट देन लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए फोरकास्ट करेंगे तो लंबे टाइम पीरियड के दरम्यान में कुछ भी हो सकता है। आप फ्यूचर को इतने आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और अब तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अभी रिसेंट के अंदर ही हमारे पास एक पेंडेमिक से हम गुजर रहे थे, कोविड से। अब हो सकता है कोविड से हट के कुछ और आ जाए फ्यूचर के अंदर, कोई और बीमारी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, या कोविड से भी खतरनाक कोई चीज़ आ जाए। तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड की हम फोरकास्टिंग अब आज के दौर में हम नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के दरमियान में अब अनसर्टेनिटी बहुत है। तो हम नियर टर्म फोरकास्ट करेंगे ताकि एरर को क्या किया जा सके? मिनिमाइज किया जा सके। ओके, अब नेचर ऑफ डिमांड दो तरह की से होती हैं, डिपेंडेंट डिमांड और इंडिपेंडेंट डिमांड। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। एक कंपनी गाड़ी बनाती है और एक कंपनी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाती है। तो स्पेयर पार्ट्स कब बिकेंगे? जब गाड़ियां बिक रही होंगी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गाड़ियों की डिमांड क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी, और स्पेयर पार्ट्स की डिमांड क्या होगी? डिपेंडेंट होगी। अब बहुत सारी कंपनी मोबाइल की एक्सेसरीज बनाती है ना, वो हैंड फ्री बना रही है, वो बैटरीज बना रही हैं, और वो पाउचेस बन रहे हैं, मोबाइल के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स बन रहे हैं। ये कब बिकेंगे? जब मोबाइल फोन बिक रहे होंगे। अगर मोबाइल फोन बिकना बंद हो जाए तो इन एक्सेसरीज का कोई काम नहीं है। तो इनकी डिमांड भी क्या है? डिपेंडेंट है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मोबाइल फोन की अपनी डिमांड क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो जब भी डिमांड फोरकास्ट की जाएगी तो देखा जाएगा कि इस हमारी डिमांड किसी और फैक्टर के ऊपर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो नहीं करती, हमारी डिमांड किसी और फैक्टर को इन्फ्लुएंस तो नहीं करती, या किसी और फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती तो नहीं है। ये भी चीज हमें कंसिडरेशन में लानी पड़ेगी। इसके लिए हम डिफरेंट फोरकास्टिंग मॉडल्स अप्लाई करते हैं। अगर डिपेंडेंट डिमांड होती है तो फिर हम रेगुलेशन की तरफ मूव ऑन कर देते हैं, इंडिपेंडेंट डिमांड होती है तो हम टाइम सीरीज फोरकास्टिंग करते हैं। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ डिमांड हमारी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर ये कंसिडरेशन में अगर हम नहीं लेकर आएंगे तो हम हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस कर जाए डिमांड की फोरकास्टिंग करते हुए, और हमारा जो रिजल्ट है डिमांड फोरकास्टिंग का वो गलत आ जाए। अच्छा जी, अब अप्रोचेस जो हैं डिमांड फोरकास्टिंग की वो दो तरीकों से होती हैं। अब दो तरीकों से कैसे होती है? एक कहलाता है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग और दूसरा कहलाता है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग।
क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव किसे कहते हैं? क्वालिटेटिव हम कहते हैं जिसके अंदर हमारी जो फोरकास्ट होती है डिमांड की वो जजमेंटल बेस होती है। हम किसी चीज़ की कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते, हमारी अपनी एक जजमेंट होती है, क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। अब और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है कि हमारे पास डेटा मौजूद होता है, उस डेटा को बेस बना के हम फ्यूचर को फिर क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। अब अक्सर मैं स्टूडेंट से भी सवाल करता हूँ, आप इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आपके मुताबिक कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। बोलेंगे जी, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्वालिटेटिव ज़्यादा बेटर है, उसमें हम रियल टाइम सिनेरियो को ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ बोलेंगे नहीं सर, क्वांटिटेटिव ज़्यादा बेटर है, जो डेटा एनालिटिक्स को फोकस करते हुए जो रिजल्ट निकाले जाएंगे वो ज़्यादा बेटर है। तो इसके अंदर मैं एज अ एनालिस्ट ये समझता हूँ कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रॉब्लम पर या नेचर ऑफ सिचुएशन पे। अब इसकी मिसाल ऐसे है, एक कंपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, अब इसका डेटा है नहीं क्योंकि फ्यूचर में कभी बिकी नहीं होगी ये। अब फ्यूचर में अगर ये बिकी नहीं है तो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि डेटा ही नहीं है। नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, डेटा ही नहीं है, मार्केट रिसर्च करवानी पड़ेगी, सिंपल स्टेटमेंटल बेस पे आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। एक प्रोडक्ट पिछले 10 साल से बिकती आ रही है तो उसका सेल्स पैटर्न आपको पहले से पता है। डेटा को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा तो मेरे पास सेल्स पैटर्न आ जाएगा उसका, तो उस सेल पैटर्न से मैं उसकी डिमांड इजीली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यार अब ये आगे वाले टाइम पीरियड के अंदर जो उसका पैटर्न जा रहा है उसके मुताबिक ये कितनी बिकेगी। तो ऐसी सूरत में हम क्वांटिटेटिव करेंगे, यानी कि एक प्रोडक्ट का अगर मेरे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मौजूद है तो वहां पे उसका सेलिंग पैटर्न मुझे पता चल जाता है। तो उस वजह से हम उसको क्या करते हैं, फिर हम उसकी क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग करते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग की तरफ हम जाते हैं। अब बात करेंगे कि जी क्या कौन क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग पे कितने तरीकों से होती है। बहुत सारे तरीकों से होती है। जो बुक्स में ज़्यादातर जो एग्जांपल्स दी जाती हैं वो यही चार दी जाती हैं जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही हैं। जरी ऑफ द एक्सेप्टिव ओपिनियन होता है, डेल्फी टेक्निक होता है, सेल्फ और कंपोजिट होता है, या कस्टमर सर्वे होता है। क्या डिफरेंस है जी इन चारों में, देखते हैं थोड़ा सा आगे चल के कि क्या है इन चारों में डिफरेंस क्या है। तो जरी ऑफ द एग्जेक्टिव ओपिनियन क्या कहता है, ये कहता है कि ग्रुप ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट एग्जेक्टिव जो कि जिनके पास मार्केट की नॉलेज है और हमारे जिनके पास जो है ना पर्टिकुलर मार्केट शेयर की, कंपटीशन की, सारी चीज़ों की नॉलेज है, वो एक कंबाइन होके बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के बाद वो एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि यार फोरकास्ट कितनी हो सकती है। एग्जेक्टिव्स बैठेंगे और एग्जेक्टिव्स का सिर्फ ओपिनियन लिया जाएगा डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर। इसको कहा जाता है जर्नी ऑफ द एग्जेक्टिव ओपिनियन। ठीक है जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं डेल्फी टेक्निक। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है। क्या कहता है जी डेल्फी टेक्निक, अ ग्रुप ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को लिया जाएगा, कुछ इंटरनल एक्सपर्ट्स को लिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा कमरे के अंदर और इनके हाथ में एक पेपर दे दिया जाता है, एक सर्वे दे दिया जाता है। तो वो सर्वे जो है ना, उन सर्वे के मुताबिक डिफरेंट लोगों से उनकी राय ली जाती है। तो वो जो राय देते हैं और जिनकी राय सबसे ज़्यादा आ रही होती है उस राय को कंबाइन करके हम एक फोरकास्ट कर लेते हैं। अब देखें इन सारी चीज़ों में हम कहीं पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, सारी काम किस पे हो रहा है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स के ऊपर हो रहा है, जजमेंटल बेस पे ऊपर हो रहा है। कुछ जगहों पे टेक्निक बड़ी अच्छी रहती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो है ना, अगर आप करंट सिनेरियोज, कुछ डेटा के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं जो कि हम कंसिडरेशन में नहीं लाते। मिसाल के तौर पर मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक बैट्समैन है जिसकी एवरेज बहुत अच्छी है। अब आप प्रेडिक्ट करते हैं कि यार इसकी एवरेज जो है ना 55 आ रही है, तो आप इसका मतलब यार इसकी फोरकास्टेड अगले मैच का फोरकास्टेड स्कोर कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए, क्योंकि हर मैच की इसकी एवरेज कितनी है, 55 है। लेकिन उस बैट्समैन का एक पैरामीटर ये है कि वो होम ग्राउंड पे तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन होम ग्राउंड से बाहर जाता है तो वहाँ पे वो फेल हो जाता है।
अब एवरेज तो फोरकास्ट बता रही है कि 55 स्कोर है इसका अगले मैच के अंदर, लेकिन इस 55 ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि इसका जो स्कोर ज़्यादातर होता है वो होम ग्राउंड पे होता है, फ्यूचर में तो नहीं होता। जो यहाँ पे आपने बिग डेटा एनालिटिक्स को मिसिंग कर दिया, आपने बहुत सारे एलिमेंट मिसिंग कर दिए। अब जजमेंट ये कह रही है क्योंकि अब ये होम छोड़ के बाहर जा रहा है क्रिकेट खेलने, तो ये वहाँ पे जल्दी आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 55 स्कोर नहीं कर पाएगा। अपने होम ग्राउंड पे तो ये बहुत अच्छा खेल लेगा, लेकिन अगर ये होम ग्राउंड छोड़ के अगर बाहर जा रहा है तो वहाँ पे इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा ये। तो ये जजमेंट तो ये कह रही है ना, लेकिन डेटा ये नहीं कह रहा। डेटा तो कह रहा है 55 स्कोर करेगा। तो कुछ जगहों पे डेटा में मिसगाइड भी कर रहा होता है, और डेटा की बाजुकात डेटा के अंदर नॉर्मलिटी ना होने की वजह से भी डेटा में मिसगाइड कर देता है। तो कुछ जगहों पे हम क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग प्रीफर करते हैं, तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है और सारी चीज़ें। अच्छा जी, सेल फोर्स कंपोजिट भी होता है हमारे पास क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग में। अच्छा जी, कौन होते हैं सेल फोर्स? सेल फोर्स वो लोग होते हैं जो कि आपकी वो टीम, सेल्स की वो टीम जो कि आपकी कंपनी की बाउंड्री से बाहर निकल के सेल्स का काम कर रही है, उसको आप सेल फोर्स कहते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, काम क्या होता है? डॉक्टर्स को विजिट करना, सेल्स लेकर आना। B2B के अंदर सेल्स पर्सन होते हैं ज़्यादातर। तो अब सेल फोर्स को बिठाया जाएगा, जितनी भी कंपनी की सेल फोर्स है जो आउटडोर पे काम करती है, क्योंकि सेल फोर्स का इंटरेक्शन डायरेक्टली किससे होता है? कस्टमर से होता है। अब सेल फोर्स के पास ज़्यादा पता है उनको कि यार कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर की डिज़ायर क्या है। अब सेल फोर्स को बिठा के उसकी राय ली जाएगी कि भाई बताओ यार कि सेल के डिमांड कितनी हो सकती है। तो वो कहेगा कि जी अब जो भी राय आ जाएगी उसके मुताबिक जो है हम उसकी राय ले लेंगे। अच्छा जी, कस्टमर सर्वे। अब आपने कस्टमर सर्वे यानी कि एक मार्केट सर्वे कर लिया, डिफरेंट कस्टमर से एक सर्वे ले लिया आपने, उनकी राय ले ली। अब वो राय इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू या इंटरव्यूज के थ्रू या एक क्वेश्चनियर के थ्रू आपने ले ली। अब उनके जो रिस्पॉन्स आया आपके पास, रिस्पॉन्स के जो आपके रिस्पोंडेंट आए आपके पास, रिस्पॉन्स आया, अब रिस्पॉन्स की सूरत में आपके पास डेटा मौजूद है। अब डेटा को आप एनालाइज करने के बाद आप फैसला कर सकते हैं कि यार कितनी सेल्स हमारी हो सकती है। तो जी ये चार टेक्निक किसकी थी हमारे पास? क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग की। ठीक है जी। तो अब ये जो लेक्चर है ये इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू रहेगा हमारा आगे। तो और अब इसके आगे है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारे पास डेटा हिस्ट्री का मौजूद होता है, उसके अंदर उस डेटा को यूज करते हैं हम फ्यूचर को क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास अभी सितंबर का महीना चल रहा है ना, तो मेरे पास सितंबर तक का डेटा मौजूद है, अक्टूबर को मैं प्रेडिक्ट करूं, यानी कि 9 महीने का डेटा मौजूद है, 10वें महीने को मैं क्या करूं? प्रेडिक्ट करूं। तो ये मेरे पास क्या है? क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग है। अब इसमें डिफरेंट अप्रोचेज है मेरे पास, स्लेव अप्रोच, मूविंग एवरेज, वेटिंग मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, लीनियर ट्रेंड, लीनियर रिग्रेशन। इसके अलावा और भी हैं। हम बात करेंगे सीजन इंडेक्स की, हम बात करेंगे ट्रैकिंग सिग्नल की, ठीक है जी। और हम बात करेंगे इसके अंदर और भी डिफरेंट जो एनालिटिकल टूल्स हैं हमारे पास फोरकास्टिंग के, उसके अंदर भी हम बात करेंगे। और ये हम टेक्निक्स अप्लाई करेंगे मैनुअली भी और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी। सॉफ्टवेयर जो हम अभी फ़िलहाल जो हम यूज़ करेंगे, हम एक्सेल का इस्तेमाल कर लेंगे और हम PMQM का इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि हमें एक डेटा जो हम डाल रहे हैं उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इजीली कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर डेटा सेट छोटा है मेरे पास तो मैं उसको इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर बड़ा डेटा सेट है तो मुझे उसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे काम इंशाल्लाह हम आगे चल के करेंगे। ये अभी लेक्चर जो है ये हमारा कॉन्टीन्यूटी पे रहेगा। तो फिर वही आपसे बात कहूँगा कि जी आप क्या करें कि आप ये जो अकेडमी गुरु का चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। ये जो कोर्स है ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, ये किन लोगों के लिए है? ये है हमारे पास उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि करंटली एनरोल्ड हैं बैचलर्स प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम मैनेजमेंट साइंस के अंदर, यानी कि BBA और MBA वालों के लिए हो सकता है, ये MS मैनेजमेंट साइंस वालों के लिए हो सकता है,
या ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो कि इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेशन या सप्लाई चेन के अंदर जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी ये आपका जो पूरा कोर्स है ये बड़ा सिग्निफिकेंट उनके लिए नॉलेज दे सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आप राब्ता कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही या कोई चीज़ आपकी क्यूरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो वो आप नीचे आप पूछ लें, मैं उसका इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चैनल्स को आप अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी के लेक्चर का पार्ट 2, वो इंशाल्लाह फिर आपके पास उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। लेक्चर्स हमारे अपलोड हो रहे हैं, रैपिडली अपलोड हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप तक ये चीज़ें सारी आती रहेंगी। इसके बाद जो है हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की भी हम ट्रेनिंग डालेंगे और सारी चीज़ें हम और भी हमारा टारगेट काफ़ी वाइड है इंशाल्लाह। फिर वो भी हम और भी कोर्सेज का हम इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा।